Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 25th May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वाड्रिलेटरल अलायंस. रिसेंटली टोक्यो में समिट हुआ है क्वाड कंट्रीज़ का. क्वाड क्या है ये समझेंगे. इस समिट के दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो देखेंगे. Then we'll talk about e-waste recycling. So recently न्यू टारगेट सेट किए गए हैं e-waste recycling को लेकर, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे. Then we'll talk about कुतुब मीनार. कुतुब मीनार is in news and something related to the Places of Worship Act and the Ancient Monuments Act. दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझेंगे यहाँ पे. Then another controversy is going around Odisha's Jagannath Temple Heritage Corridor project. यहाँ पे एक काफ़ी हेरिटेज के आसपास एक कॉरिडोर प्रोजेक्ट बन रहा है जिसे लेकर आसपास एक्सकवेशन की जा रही है. इस एक्सकवेशन के दौरान कुछ बहुत ही पुराने रिमेन्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से क्लैश चल रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ अदर रिमेन्स दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस कॉरिडोर प्रोजेक्ट. ये हम यहाँ पे देखेंगे. एंड देन लास्टली वी हैव स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, एक एनुअल सैनिटेशन इंडेक्स है ये जिसमें सर्वे किया जाता है सिटीज़ का. विल अंडरस्टैंड कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज़ करती है, इस बार का थीम क्या है. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट द क्वाड्रिलेटरल अलायंस और क्वाड. क्वाड जिसमें कि 4 कंट्रीज़ आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स. इन 4 कंट्रीज़ की एक सिक्योरिटी डायलॉग ग्रुपिंग है जिसे हम क्वाड्रिलेटरल अलायंस और क्वाड से रेफ़र करते हैं. एंड क्वाड का रीसेंट समिट हुआ है टोक्यो में जहाँ पे ये 4 मेंबर्स जो क्वाड के हैं वो आपस में मिले. एंड इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने क्वाड के ओपनिंग रिमार्क्स में क्वाड को फोर्स फॉर गुड कह के रेफ़र किया है. इस समिट के दौरान बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए जिसमें मैरीटाइम प्रोजेक्ट एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है इंडो पैसिफिक रीजन में जो लॉन्च किया गया है. दिस विल बेसिकली अलाउ द ट्रैकिंग ऑफ डार्क शिपिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन. ये भी लॉन्च किया गया है. तो ये जो समिट ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस में हुआ है ये एग्जैक्टली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर इन्वेजन की है उसके कुछ 3 months बाद हुआ है. एंड इट हैज़ सेंट दैट शॉक वेव्स अक्रॉस द जियोपॉलिटिकल सिस्टम एज वी आर सीइंग कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है इट हैज़ अफेक्टेड द एनर्जी एंड फूड मार्केट्स. तो क्वाड के अंदर भी जो समिट हुआ है यूक्रेन को लेकर क्या स्टेटमेंट इशू हुई है, लेट्स सी दैट. तो यूक्रेन क्राइसिस को लेकर जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू की गई है दैट इज़ दैट वी हैव डिस्कस द रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेज टू द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन. एंड इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो भी ट्रेजिक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है उसे भी डिस्कस किया गया है. एंड वी हैव असेस्ड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन. एंड इस इम्प्लीकेशंस में अगर हम इम्प्लीकेशन ऑफ यूक्रेन क्राइसिस देखें कि इंडो पैसिफिक एरिया में क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, specifically they have discussed that Russia launched the attack and it has focused on possible Chinese military moves in the Indo-Pacific region as well. क्योंकि इस समिट में ये एक और कंसर्न को फ्लैग किया गया कि रशिया और चाइनीज़ फोर्सेस ने एक जॉइंट पेट्रोल किया है नियर द जापानीज टेरिटरी. और इस जॉइंट पेट्रोल बिटवीन रशिया एंड चाइना फोर्स इसने पूरी ग्लोबल अटेंशन को कैच किया है, जिसके बाद एक बड़ी इम्प्लीकेशंस यूक्रेन क्राइसिस की ये भी निकल के आती है कि सिंस रशिया हैज़ लॉन्च द अटैक and has focused on the possible Chinese military moves in the Indo-Pacific region as well. Apart from the Ukraine crisis, Quad में Myanmar issue भी discuss किया गया, the post-coup crackdown which is going on in Myanmar, and the Quad summit, the leaders they called for the release of all the political detainees, including foreigners. कि जो भी political detainees हैं, foreigners को मिलाकर उन सबको रिलीज़ किया जाए. And they also sought to swift restoration towards democracy. And इस रिगार्ड में
क्वाड ने जो स्पेशल एनवॉय है आसियान चेयर की, इसके रोल को भी काफ़ी वेलकम किया है, अप्रिशिएट किया है। तो यूक्रेन क्राइसिस जो कि ग्लोबली पूरा इम्पैक्ट आया है। इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं तो पास ही में म्यांमार का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द क्वाड हैज़ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ the Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness. This is very important. तो ये जो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप है फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, एज द नेम सजेस्ट, तो इससे अगर हम मैरीटाइम पिक्चर की बात करें तो बहुत ही फास्ट, वाइडर और मोर एक्यूरेट पिक्चर रियल टाइम बेसिस पे मिल सकती है अबाउट ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर गोइंग ऑन इन द पार्टनर्स वाटर। जो भी कंट्रीज़ पार्टनर हैं उनके आसपास वाटर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनकी एक्यूरेट, काफ़ी फास्टर और वाइडर पिक्चर्स इस इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के थ्रू दी जाएंगी। तो ये जो मैरीटाइम पिक्चर्स हमारे पास आएंगी यूजिंग द इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें तो बेनिफिट्स काफ़ी वास्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस विल अलाउ द ट्रैकिंग ऑफ डार्क शिपिंग एंड सम अदर टेक्निकल लेवल एक्टिविटीज़, जैसे कि रेवेंडर्स एट सी, एज वेल एज टू इम्प्रूव पार्टनर्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट और ह्यूमैनिटेरियन इवेंट्स, टू प्रोटेक्ट देयर फिशरीज़। सो बिकॉज अगर हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमीज़ की बात करें तो फिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड किस तरह से क्लाइमेट और ह्यूमैनिटेरियन इवेंट्स वहाँ पे आ सकते हैं, एक क्विक रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी, वो सब यहाँ से इंक्रीज़ हो सकता है। एंड यहाँ पे हमारी जो कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर है, तो यहाँ पे 3 क्रिटिकल रीजन्स आएंगे, पैसिफिक आइलैंड्स, साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडियन ओशन रीजन। तो जब हम इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 क्रिटिकल रीजन्स आते हैं। एक तो पैसिफिक आइलैंड्स वाला एरिया आता है, साउथ ईस्ट एशिया आता है और इंडियन ओशन रीजन आता है। तो जो हमारे वहाँ पे रीजनल पार्टनर्स हैं उसके साथ इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बहुत ही क्लोज कंसल्टेशन करेगी, ताकि एक नियर रियल टाइम इंटीग्रेटेड, एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पिक्चर आ सके। एंड यहाँ पे ये भी स्टेट किया गया कि इस इनिशिएटिव की वजह से जो पार्टनर्स हैं क्वाड के इन पैसिफिक आइलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन ओशन, उन सबको ये ट्रांसफॉर्म कर देगा ताकि वो पूरे तरीके से अपने जो वाटर्स हैं ऑन देयर शोर्स उन्हें मॉनिटर कर सके। एंड इन टर्न इट इज़ वेरी इंटेग्रल टू अपहोल्ड अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ से आए हैं। अगैन वी आर फोकसिंग ऑन इंडो पैसिफिक। दिस इज़ कंटिन्यूसली द थर्ड डे व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इंडो पैसिफिक। तो आज क्वाड में भी जो हमने कल डिस्कस किया था कि इंडो पैसिफिक की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, एंड नाउ दीज क्वाड कंट्रीज दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द इंडो पैसिफिक रीजन, सो ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। नाउ इसके बाद कुछ फैक्ट चेक कर लेते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए, जैसे कि व्हाट इज़ क्वाड। सो एज यू कैन सी इन दिस मैप एज वेल, सो क्वाड इज़ बेसिकली अ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 नेशंस के बीच में ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है। नाउ इन चारों नेशन का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ टू एंश्योर एंड सपोर्ट फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। तो याद रखेंगे, क्वाड इज़ ऑल अबाउट इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन फ्री रहे, ओपन रहे, प्रॉस्पेरस रहे, इसे इंश्योर करने के लिए ये क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग हमारे पास है, जिसमें ये 4 मेंबर कंट्रीज़ हैं। नाउ इफ वी लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड, तो क्वाड का आइडिया सबसे पहले जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने दिया था इन 2007, एंड द क्वाड वाज सपोज टू एस्टैब्लिश एन एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये जो आइडिया था ये आगे नहीं बढ़ पाया बिकॉज उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने इससे पुल आउट कर लिया। इट इज़ बिलीव्ड कि इट वाज चाइनीज़ प्रेशर जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को इस आइडिया से बाहर निकाला। देन हम 2012 की बात करें तो सबसे पहले आइडिया आता है 2007 में। इसके बाद 2007 में शिंजो एबे ने अगैन ऐसा ही एक सिमिलर कॉन्सेप्ट दिया, विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाज़ डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड। तो इसके अंदर अगैन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए, इनको अगर बुला ले तो उसको डायमंड भी बोल सकते हैं, इन कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया।
एंड अगेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारा जो इंडियन ओशन है और इंडियन ओशन से लेकर जो वेस्टर्न पैसिफिक है, यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना. And then finally, in November 2017, India, US, Australia, and Japan, they came together to give the shape to this Quad coalition. An objective यही था that we need to develop new strategies to keep the critical sea routes in Indo-Pacific free from any influence. यहाँ पे particularly हम चाइना की बात कर रहे हैं. जब इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो there is one bigger predator who's sitting over there is China. तो ताकि जो हमारे मेजर रूट्स हैं, क्रिटिकल रूट्स हैं, वो आउट ऑफ इन्फ्लुएंस रहे, तो उसको इंश्योर करने के लिए हमारे पास क्वाड आ जाता है. इट ऑल्सो वॉन्टेड टू वर्क फॉर फ्री एंड ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन. वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट. एंड इसमें यही हमने करना है कि जो हमारा इंडो पैसिफिक एरिया है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस. सो देन अगर आगे बढ़ें तो 2020 में हमारे पास इंडो यूएस जापान के बीच में मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती है. एंड दिस वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया इन दिस. एंड दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट जंक्चर in Quad's history, as it marked the first joint military exercise between the four countries. तो 2020 में पहली बार मालाबार एक्सरसाइज के थ्रू जो क्वाड कंट्रीज़ इन्होंने इकट्ठे मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. अच्छा, अब आपने कंफ्यूज नहीं करना, नेटो और क्वाड को कंफ्यूज नहीं करेंगे. देखो, क्वाड में कोई भी कलेक्टिव डिफेंस का प्रोविज़न नहीं है. नेटो में है ना कलेक्टिव डिफेंस, कि अगर नेटो के किसी एक मेंबर पे किसी एक्सटर्नल बॉडी ने अटैक किया तो हम क्या मानेंगे, सबके ऊपर अटैक हो गया और हम सब उसको काउंटर करेंगे. वेल, क्वाड में इस तरह का कलेक्टिव डिफेंस नहीं आता. Instead, choosing to conduct joint military exercise as to show unity and diplomatic cohesion. जो military exercises हो भी रही हैं वो as a symbolic हो रही हैं to basically show that this we have unity and we have a diplomatic cohesion. यहाँ पे quad में कोई भी collective defense जैसा feature present नहीं है. And then finally we should know what is the spirit of quad. ये point क्वाड काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप आज का न्यूज़पेपर खोल के देखेंगे तो क्वाड को लेकर काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आ रहे हैं. तो क्वाड का कैसे फॉर्मेशन हुआ, कब फॉर्मेशन हुआ, कौन मेंबर्स हैं, स्पिरिट क्या है क्वाड की. तो 2021 में क्वाड के जो लीडर्स हैं, 4 कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं, वो वर्चुअली मिले थे एंड दे रिलीज अ जॉइंट स्टेटमेंट टाइटल्ड द स्पिरिट ऑफ द क्वाड, जिसके अंदर क्वाड का क्या अप्रोच रहेगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसे वहाँ पे बताया गया था, आउटलाइन किया गया था. तो ये लाइन याद रखेंगे, द स्पिरिट ऑफ द क्वाड. सो अकॉर्डिंग टू दिस, जो ग्रुप है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में क्या किया जाता है, एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी आ जाता है. देन 2021 में ये स्पिरिट ऑफ क्वाड आया था तो कोविड-19 क्राइसिस को कम्बैट करना है, इसे लेकर वैक्सीन डिप्लोमेसी, इससे डील करना है, क्लाइमेट चेंज के जो रिस्क हैं उसे एड्रेस करना है. We need to create an ecosystem for investment in this region and we need to boost the technological innovation as well. So this is called as spirit of Quad, जिसमें नंबर 1 में मैरीटाइम सिक्योरिटी आती है, कोविड-19 क्राइसिस से कॉम्बैट करना है, क्लाइमेट चेंज की बात यहाँ पे हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात हो रही है. Also, there are indications that Quad members are willing to expand the partnership. और अगर ये पार्टनरशिप एक्सपैंड हो जाएगी तो सो कॉल्ड क्वाड प्लस की फॉर्मेशन हो जाएगी. एंड इट इज़ इंडिकेटेड कि क्वाड प्लस में साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम एंड अदर कंट्रीज एज वेल इंक्लूड किए जा सकते हैं. तो क्वाड इज़ ओपन टू एक्सपैंड इट्स मेंबरशिप. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल ई वेस्ट रिसाइकलिंग से रिलेटेड है. इट्स एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़. सो जो कंज्यूमर गुड कंपनीज़ हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के जो मेकर हैं, नाउ दे हैव टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 60% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज़ कलेक्टेड एंड रिसाइकल्ड बाय 2023. 2023 तक जो कंज्यूमर गुड्स कंपनीज़ हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मेकर्स हैं, उन्हें इंश्योर करना होगा कि 60% उनका जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो कलेक्ट हो जाएगा और रिसाइकल हो जाएगा बाय 2023. और ये टारगेट बढ़ता जाएगा.
अगर हम 2024 की बात करें सो दिस टारगेट विल रीच टू 70% और 2025 तक ये टारगेट पहुंच जाना चाहिए टू 80%. दिस इज अकॉर्डिंग टू दियर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन विच इज़ रिलीज्ड बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, जो कि इसी वीक पब्लिक की गई है. इन रूल्स में हम आगे पढ़ेंगे. ट्रेडिंग इन सर्टिफिकेट वाले फीचर को भी लॉन्च किया जा रहा है. जैसे कार्बन क्रेडिट्स के बारे में आप पढ़ते हो जब आप एनवायरमेंटल इकोलॉजी पढ़ते हो, यू रीड अबाउट कार्बन क्रेडिट्स. तो सिमिलरली इंडिया में भी ई वेस्ट रिसाइकलिंग में ट्रेडिंग इन सर्टिफिकेट सिस्टम जो है वो अलाउ किया जाएगा. इससे जो कंपनीज़ हैं जो उनके टेम्परेरीली शॉर्टफॉल्स जो होंगे उनको वो इससे ब्रिज अप कर सकते हैं. वील अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट. तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ जाते हैं. अ वाइड रेंज ऑफ इट इंक्लूडिंग लैपटॉप, लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, रिकॉर्डर, म्यूज़िक सिस्टम, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, एनी मेडिकल इक्विपमेंट. तो ये सभी ई हमारा जो वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उसका पार्ट बनते हैं. तो ई वेस्ट की अगर हम बात करें सो वी हैव अ फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट. एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट के लेकर जो पहली बार रूल्स आए थे वो 2016 में आए थे, जिनको 2018 में अमेंड किया गया था. नाउ जो लेटेस्ट रूल हैं इसके थ्रू दे हैव बीन पुट अप फॉर पब्लिक फीडबैक. एंड जो पब्लिक फीडबैक है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कम बाय द अगस्त, इनटू इफेक्ट बाय अगस्त. तो सिंपल चीज़, सिंपल पॉइंटर जो आपने याद रखना है वो ये है कि ई वेस्ट को डील करने के लिए हमारे पास ई वेस्ट रूल्स प्रेजेंट हैं. Then the another important thing is the Extended Producer Responsibility Certificate, EPR. तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं दिस विल बेसिकली क्वान्टिफाई कि कितना ई वेस्ट कलेक्ट किया गया है और कितना ई वेस्ट रिसाइकिल किया गया है इन अ पर्टिकुलर ईयर बाय दैट कंपनी. एंड अगर हमारे पास कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सरप्लस क्वांटिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट किया है, रिसाइकिल किया है, तो वो अपना ये जो सर्टिफिकेट है इसे सेल कर सकते हैं टू अनदर कंपनी टू मीट देयर ऑब्लिगेशन. ठीक है. सपोज़ अभी हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कितना अचीव करना है, मान लो 2023 तक 60% अचीव करना है. तो एक कंट्री ऐसे जिसने 80% अचीव किया, एक कंट्री ऐसी है जिसने 40% अचीव किया. तो ये जो कंट्री ए है ये अपने जो सर्टिफिकेट है उसे सेल कर सकती है किसको, कंपनी बी को. कंपनी बी को जब मिल जाएगा तो कंपनी बी का टारगेट कितना हो जाएगा, 20. अगर सेल किया तो 60, इसका टारगेट पूरा हो गया. और क्योंकि इसने ज़्यादा रिसाइकलिंग की थी इसको इसके बदले में फंड्स मिल गए. तो जो ट्रेडिंग है कंपनीज़ के बीच में रिलेटेड टू द EPR सर्टिफिकेट ये भी अलाउड है. जो सरप्लस कंपनीज़ हैं वो अपने सर्टिफिकेट को सेल कर सकती हैं टू दी अनदर कंपनी हु हैज़ टू मीट दी ऑब्लिगेशंस. और ये सभी ट्रेड को हमारे पास मॉनिटर कौन करेगा? सो ऑल ऑफ दीज ट्रेड विल बी मॉनिटर्ड बाय द CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि इसे मॉनिटर कौन करने वाला है. सो इट विल बी मॉनिटर्ड बाय CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. फिर यहाँ पे एक और पर्सपेक्टिव आता है इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद द डिलेज. तो स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे इन जो इम्प्लीमेंटेशन है इन रेगुलेशंस की इसको ओवरसी करने के लिए हमारे पास फाइन्स आते हैं. तो ऐसी कंपनीज़ जो कि अपने एनुअल टारगेट्स मीट नहीं करती उनको फ़ाइन पे करना पड़ता है, जिसको हम एनवायरनमेंटल कंपनसेशन कहते हैं. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि हमारा जो ड्राफ्ट है उसमें क्वांटम ऑफ फाइन डिफाइन नहीं किया गया है. इनफैक्ट द कंट्री हु इज़ शॉर्ट ऑफ मीटिंग द ईयर ऑन टारगेट वो अगले 3 साल तक भी उसे जो टारगेट है उसे कंप्लीट कर सकती है. बट यहाँ पे फ़र्क ये आता है कि वो कंट्रीज़ जो कि अपना जो डिले था उसे 1 साल के अंदर अंदर पूरा करती है तो ऐसे केस में फ़ाइन का 85% रिफ़ंड हो जाता है. ऐसे कंट्री जो कि 2 साल बाद अपने शॉर्टफॉल को कंप्लीट करती है तो 60% ऑफ द फाइन रिफंड हो जाता है. वो कंट्री जो कि 3rd ईयर में कंप्लीट करती है उनको 30% रिफंड हो जाता है. तो क्वांटम हमारे पास जो है वो यहाँ पे डिफाइन नहीं है. हालांकि डिले के लिए वी हैव एनवायरमेंटल कंपनसेशन. लेकिन एक जो पॉइंट है कि 1 साल में जिस कंट्री का जो शॉर्टफॉल रहा है, कंपनी का जो शॉर्टफॉल रहा है, इट हैज़ इवन 3 ईयर्स टू सेटल इट डाउन. लेकिन अकॉर्डिंगली हमारा जो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन है, जो रिफ़ंड है, उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है.
नाउ ई वेस्ट रिसाइकलिंग की अगर हम बात करें तो मार्च 2020 में गवर्नमेंट ने कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जो कि रिसाइकल हुआ है इन द ईयर 2018 एंड 2019 इट हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड इफ़ वी कंपेयर दिस टू 2017-18। तो मतलब अगर 2017-18 में 10% रिसाइकलिंग रेट चल रहा था तो 18 और 19 में ये 20% हो गया। तो ऑलमोस्ट जो रिसाइकलिंग है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की वो डबल हो गई। देन जो हमारे पास EPR है तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इससे जो प्रोड्यूसर्स हैं नाउ दे हैव टू सेट अप देयर ई वेस्ट एक्सचेंज फैसिलिटीज़ ताकि जो कलेक्शन है और जो रिसाइकलिंग है वो फैसिलिटेट हो सके। एंड दे नीड टू असाइन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी to bulk consumers of electronic products for safe disposal as well. Also यहाँ पे एक important role हमारी state governments का है. They have been interested कि they will, they have responsibility of earmarking industrial space for the e-waste dismantling, recycling facilities. तो इसमें जो industrial skill development की undertaking होगी and establishing some measures to protect the health and the safety of the workers who are engaged in the dismantling एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ फॉर द ई वेस्ट। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का भी इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है। नाउ जो ई वेस्ट इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है अगर हम उसे कंपेयर करें तो दैट ऑफ विच इज़ जो डाटाज हमारे पास आ रहे हैं विद दैट व्हाट इज़ एस्टिमेटेड बाय द इंटरनेशनल एजेंसीज, तो जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ मच मोर लोअर। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2017, इंडिया जनरेट्स about 2 million tons of e-waste annually. And इसके साथ we rank at the 5th place in terms of e-waste producing countries after US, China, Japan, Germany and then comes India. लेकिन यहाँ पे एक बड़ी चीज़ ये आती है कि मोस्टली इंडिया में जो e-waste रिसाइकल होता है it is done by the informal sector and under hazardous condition as well. तो जो थ्रस्ट है ई वेस्ट रूल्स का इट हैज़ टू हैव मोर दिस वेस्ट बी हैंडल्ड बाय द फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर इसकी रिसाइकलिंग करे इंस्टेड ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि जो हज़ारडस कंडीशंस हैं जिसके अंदर ये रिसाइकलिंग की जाती है वो यहाँ पे रिड्यूस हो सकती है। तो लास्टली अगर हम ई वेस्ट की बात करें तो ई वेस्ट एक ऐसी टर्म है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसका मतलब है इसमें जितनी भी ओल्ड या फिर एंड ऑफ लाइफ डिस्कार्डेड हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं वो यहाँ पे कवर होते हैं। दिस इंक्लूड देयर कंपोनेंट्स, देयर कंज्यूमर्स, देयर पार्ट्स एंड देयर स्पेयर्स एज वेल। इट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू द 21 टाइप्स अंडर 2 ब्रॉड कैटेगरीज। 2 बड़ी कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। One is IT and communication equipment and the other one is consumer electrical and electronics. हमने देखा कि ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए वी हैव लॉज सिंस 2011, लेकिन जो ऑथराइज्ड डिसमेंटलर्स हैं, जो रिसाइकल्स हैं, उनको मैंडेट किया गया टू कलेक्ट ई वेस्ट अंडर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। एंड इसे लेकर जो फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक बनाया गया था जहाँ पे सेग्रीगेशन की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है, डिस्पोजल किया जाता है ऑफ ऑल काइंड ऑफ ई वेस्ट, बी इट हाउस होल्ड, बी इट कमर्शियल, दिस वॉज सेटअप इन भोपाल इन मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। सो कुतुब मीनार इज़ इन न्यूज़ एज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ सबमिटेड इन दिल्ली कोर्ट एंड सेइंग दैट कुतुब मीनार इज़ नॉट अ प्लेस ऑफ वर्शिप। तो हमारे पास इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या कहा। सो अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स इट इज़ नॉट अ प्लेस ऑफ वर्शिप। प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो कैरेक्टर है वो अभी भी चेंज नहीं हो सकता। हमने कल की क्लास में पिछले 2-3 दिनों में हमने प्लेस ऑफ वर्शिप को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। यू नो दिस कि अगर कोई भी चीज़ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर आती है तो उसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये कह रहा है कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, बट स्टिल इट्स कैरेक्टर कैन नॉट बी चेंज्ड नाउ। एंड दिस इज डन वाइल अपोजिंग अ प्ली। एक प्ली आई है दिल्ली कोर्ट में विच इज़ चैलेंजिंग द डिसमिसल ऑफ अ सिविल सूट विच सीक्स द restoration of Hindu and Jain temples on the premises.
तो ओरिजिनली एक सूट आता है जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि 27 टेम्पल्स को डिमोलिश किया गया, जिसके बाद कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क बनाई गई एट द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। ध्यान से समझो इस चीज़ को कि हमारे पास कुछ टेम्पल्स थे, 27 टेम्पल्स थे जिनको डिमोलिश करके कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क बनाई गई है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। इस केस को लास्ट ईयर डिसमिस कर दिया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लगाकर इस सूट को, इस प्ली को डिसमिस किया गया था, जिसके रिस्पॉन्स में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिल्ली कोर्ट को ये कहा है कि भाई कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स है वो प्लेस ऑफ वर्शिप में नहीं आता, बट स्टिल इट्स कैरेक्टर कैन नॉट बी चेंज नाउ। तो बेसिकली अगर ये क्यों यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आ रही है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो सूट डिसमिस किया गया था कि यहाँ पे मंदिर थे जिनको तोड़कर, जिनको डिमोलिश करके कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनाया गया है, इस प्ली को जब डिसमिस किया गया तो दैट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ द 1991 एक्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। लेकिन जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर आता नहीं है। इट कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। कुतुब मीनार प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर कवर नहीं होता। दिस इज कवर्ड अंडर AMASR एक्ट, विच इज the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act of 1958. This was first notified as a protected monument in 1914. 1914 में इसे protected monument के तौर पे नोटिफाई किया गया था। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये एक्सप्लेन किया कि अकॉर्डिंग टू देम जो कोई भी मॉन्यूमेंट है उसका करेक्टर कैसे डिफाइन होता है। It is decided on the date when it comes under the protection. जैसे कि कुतुब मीनार 1914 में अंडर प्रोटेक्शन जाता है, तो जिस दिन से कुतुब मीनार को अंडर प्रोटेक्शन डाला गया उस दिन उसका करेक्टर कैसा है उस मॉन्यूमेंट का, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं। अच्छा, इसके बाद 2 months के लिए दे आर ओपन फॉर एनी पब्लिक ऑब्जेक्शंस। 2 months तक कोई ऑब्जेक्शन है तो दो। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी, बट दे आर नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कि इसके अंदर आता है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट के अंदर आता है, यू कैन नॉट चेंज द कैरेक्टर ऑफ द मॉन्यूमेंट। जिस तरह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं कर सकते, वैसे ही एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट में भी नेचर चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो पूरा मुद्दा है, जो पूरा इशू है, वो करेक्टर ऑफ द मॉन्यूमेंट के अराउंड रिवॉल्व करता है। यहाँ से कुतुब मीनार को लेकर कुछ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो कुतुब मीनार एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा ये एक 5 story टावर है विच इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो इट्स अ 5 story रेड सैंडस्टोन टावर। इसकी हाइट अगर हम देखें तो कुछ 72.5 मीटर्स तक इसकी हाइट जाती है। एंड दिस वाज बिल्ट बाय द मुस्लिम कॉन्करर्स इन द 13th century। एंड इसे बनाया गया था टू कमोमोरेट देयर फाइनल ट्रायम्फ ओवर द राजपूत रूलर्स ऑफ दिल्ली। कुतुब का मतलब विक्ट्री होता है, तो अपनी जीत को कमोमोरेट करते हुए मुस्लिम कॉन्करर्स ने ये जो हमारे पास टावर है इसकी फॉर्मेशन की। दिस सर्व्स एज दिस टावर वाज बेसिकली वेयर म्यूजिन जो क्रायर्स एंड दे यूज्ड टू कॉल फॉर द प्रेयर एट द कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क नियर बाय। एंड ये जो 7 मीटर हाई आयरन पिलर इसकी कोर्टयार्ड के बिल्कुल पास में मॉस्क के पास प्रेजेंट है। कुतुब मीनार के आसपास अलाही दरवाज़ा गेट है जो कि इंडो मुस्लिम आर्ट का एक मास्टरपीस है। 1311 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। कुतुब मीनार की जो बिल्डिंग प्रोसेस है टुक ऑलमोस्ट 75 years फॉर द कंप्लीशन। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे शुरू हुई थी इन 1193, बट दिस वाज फिनिश्ड बाय इल्तुतमिश। देन 1368 में इसकी रिपेयर करवाई गई थी बाय मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक।
जो मीनार है, दिस इज़ इनग्रेव्ड विद द फाइन एरबेस्क डेकोरेशंस ऑन द सर्फेस विच इज़ मेनली द वर्सेस फ्रॉम द कुरान। कुतुब मीनार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1993 में डिक्लेयर किया गया था। इसके बाद एक और कंट्रोवर्सी काफ़ी न्यूज़ में है। दिस इज़ अराउंड द उड़ीसाज जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो उड़ीसा में एक जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट है जिसके अराउंड एक कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा हाई कोर्ट को ये कहा कि कि दे हैव गिवन नो परमिशन टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन अराउंड द टेम्पल। नाउ थोड़ा सा और समझेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने ये कहा कि वहाँ पे अगर हम बात करें दी जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज, तो वहाँ पे एक स्कल्पचर मिला है लायन का विच पॉसिबली डेट बैक टू गंगा डायनेस्टी। एंड ये कब मिला? जब वहाँ पे एक्सकवेशन चल रही थी किसकी? इस हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट की। एंड दिस एक्सकवेशन वाज गोइंग अराउंड द 12th century जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी उड़ीसा। सो दिस इज़ दी थर्ड सच लायन स्कल्पचर जो कि एक्सकवेशन के दौरान मिला है। जो ईस्ट गंगा डायनेस्टी है वो उस एरिया में जो कलिंग है वहाँ पे रूल किया करती थी। उड़ीसा वाज कॉल्ड एज कलिंगा इन द एंशिएंट टाइम्स। एंड वहाँ का थर्ड स्कल्पचर ऑफ लायन इस जगह की एक्सकवेशन के बाद मिला है। उड़ीसा गवर्नमेंट का ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन चुका है। एंड उड़ीसा हाई कोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट सबमिट कर दी है विच सेज दैट देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ अदर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एट दिस साइट एंड दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस एक्सकवेशन वर्क ऑफ द कॉरिडोर। तो इस एक्सकवेशन की वजह से जो रिमेन्स हैं वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। देयरफॉर दिस एंटायर थिंग इज़ गोइंग ऑन। हमें इससे ज़्यादा अभी इसकी और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसके आसपास एक्सकवेशन हो रही है। इस प्रोजेक्ट को बोला जा रहा है हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इस एक्सकवेशन के दौरान एक स्कल्पचर मिला है लायन का विच बेसिकली रिलेट्स टू गंगा डायनेस्टी। देयरफॉर देयर इज़ अ क्लैश गोइंग ऑन। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह रहा है कि भाई इस एक्सकवेशन प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ पे जो रिमेन्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, वेयर एज द उड़ीसा गवर्नमेंट वांट कि ये एक इंटरनेशनल लेवल का हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट वहाँ पे कंप्लीट हो। सो दिस इज़ द कंट्रोवर्सी रिवॉल्विंग अराउंड द जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। देन लास्टली वी हैव स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। सो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 ये अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। दिस इज़ बेसिकली द एनुअल सैनिटेशन सर्वे ऑफ द सिटीज़। इसमें हर साल सिटीज़ की किस तरह सैनिटेशन हो रही है उसका सर्वे होता है। इस साल का थीम है 2023 का जो थीम है दैट इज़ वेस्ट टू वेल्थ। एंड इस वेस्ट टू वेल्थ थीम के साथ सर्कुलेशन ऑफ द वेस्ट इन टर्म्स ऑफ रिसाइकलिंग एंड कलेक्शन, इसके ऊपर स्ट्रेस दिया जाएगा। अंडर दिस स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, दिस इज़ द 8th edition ऑफ दिस नेशनल सर्वे ऑफ क्लीनलीनेस इन द सिटीज़। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण करवाता कौन है। सो इट इज़ डन बाय यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। कौन सा एडिशन है ये? दिस इज़ द 8th edition। थीम क्या है? वेस्ट टू वेल्थ। So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.